हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो? बढ़िया सर। फिलहाल नहीं है अभी। जी, स्क्रीन शेयर है सभी को। अनमोल, नेहा। यस यस सर। सर। चलो, आज हम लोग करेंट के इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, है ना। तो देखो, इजी चैप्टर है और क्वेश्चन 1 से 2 आ ही जाते हैं। डायरेक्ट अगर बात करें तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही इससे, ठीक है। और इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर हम करें तो ठीक है, फार्मूला वगैरह याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट की, ठीक है, तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि मान लो एक क्रॉस सेक्शन है मेरे पास, ठीक है, कोई भी एरिया होगा, ठीक है, और इस एरिया से मान लो कि कोई क्यू चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम मान लो, ठीक है। ये डी क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ से पास होकर इधर आई, ठीक है। इन डी टी टाइम, यहाँ पे जब टाइम लेते हैं तो ये टी इक्वल टू 0 था, और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं कि इक्वल टू डी टी था, ठीक है। तो टाइम का जो डिफरेंस आया वो 0 से डी टी, यानी डी टी टाइम में ये डी क्यू चार्ज इस एरिया को क्रॉस कर गया, है ना। तो जो करेंट हो जाता है वो होता है चार्ज जितना क्रॉस किया पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर से कितना इंस्टेंटेनियस करंट पास होगा वो होगा डी क्यू बाई डी टी। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में वही लार्ज वैल्यू ऑफ क्यू ले लेंगे और लार्ज वैल्यू ऑफ टाइम ले लेंगे, तो आई एवरेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यानी ऐसे भी लिख सकते हो, जो चार्ज फ्लो की पर यूनिट टाइम, या ऐसे लिखो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाई डेल्टा टी को टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, एक एग्जांपल ले लें। मान लो कि क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। तो फाइंड, दो चीजें हमसे यहाँ पे पूछ सकती है। फाइंड करेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और दूसरा पूछ सकती है फाइंड करेंट इन t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो दोनों का मतलब समझ रहे हो? हेलो यस सर। जी, क्या हुआ? पहले में क्या पूछ रहा है हमसे? पहले में पूछा फाइंड करेंट एट इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी जब फर्स्ट की बात करें तो वो आई इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है कि घड़ी में जब टाइम 2 सेकेंड हुआ होगा उस टाइम पे हमें करेंट बताना है, ठीक है। तो ये जो है वो इंस्टेंटेनियस हो गई। और फाइंड करेंट इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड का मतलब होता है टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच कितना करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो ये हो गई एवरेज, ठीक है। जो ये सेकेंड वाली हो गई वो एवरेज पूछ रहा है, और फर्स्ट वाले में हमसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो आई इंस्टेंटेनियस होता है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो डी क्यू का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू डी टी। तो आई इंस्टेंटेनियस यहाँ से जो आ जाएगी, देखो 2t+2, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2t+2, यहाँ पे तुम वैल्यू रखोगे, जब वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। हमें 2 सेकेंड पे पूछा है, ठीक है, तो एट 2 सेकेंड, ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस आ जाएगी, ठीक है। आई इंस्टेंटेनियस आ जाएगी 2 × 2 + 2, यानी 6 एम्पियर, है ना। बोलो। यस। इसी तरह अगर 2 सेकेंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आई एवरेज पूछा है, ठीक है। आई एवरेज पूछा है। एवरेज कब से कब?
t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एवरेज करंट को हम क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऐसे भी लिख दो। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यानी डेल्टा क्यू होते हैं क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाई डेल्टा टी। टाइम का जो चेंज है वो 2 - 0 यानी 2 सेकेंड का है, यानी ऐसे भी लिख रहा हूँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो देखो क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल निकालने के लिए जब मुझे फंक्शन का चार्ज का पता है, मुझे फंक्शन जो है वो चार्ज का ही पता है, क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 टी। तो क्यू इनिशियल जो आ जाएगी, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0, ये 0 आ जाएगी। क्यू फाइनल जो आ जाएगी वो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आएगी, क्योंकि इंटरवल 0 से 2 सेकेंड लेंगे हम लोग। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगी, है ना, है कि नहीं। तो अब यहाँ से देखो, हमें अगर आई एवरेज चाहिए, आई एवरेज, ठीक है, तो आई एवरेज जो आ जाएगी वो क्यू फाइनल 8 - 0, ठीक है, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाई टाइम इंटरवल 0 से 2, ठीक है, फाइनल टाइम 2 और इनिशियल टाइम 0, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो 8/2 यानी 4 मीटर, सॉरी 4 एम्पियर, है ना। सर इसको इंटीग्रेट करके भी तो कर सकते हैं ना। क्या? सर इस क्वेश्चन को मतलब 2 सेकंड में सर 0 से 2 तक लिमिट नहीं लेकर नहीं के नहीं टी। नहीं नहीं नहीं, वो तो चार्ज आता है ना। तुम अगर इंटीग्रेट, ये देखो तुम इंटीग्रेट कैसे करोगे, वो चार्ज होता है डी क्यू का जो होता है ना, क्यू चार्ज फ्लो, चार्ज इंटीग्रल आई डी टी। अगर आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, अगर आई एज ए, पेज में ले लेता हूँ एक मिनट, रुक जाओ। अगर तुम्हें आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, ठीक है, अगर तुम्हें ये समझ आ गया जी अनमोल, और आप लोग बताओ, सुनो यार, यस सर। चिराग, चिराग, चिराग आगे, ये ठीक है एवरेज, और ये तो ये हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमने देखो आई को लिखा, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इंटीग्रेशन से जो वो डी क्यू आएगा आई डी टी। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज फ्लो, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी, या हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल चार्ज फ्लो, ठीक है, फ्लो इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी, T1 से लेकर मान लो T2 तक। तो अगर मेरे पास आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि ऐसे दिया हुआ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, या आई एस टी स्क्वायर प्लस 2, और हमसे पूछेगा कि फाइंड चार्ज फ्लो, किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो इन इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 2 से 4 सेकेंड के बीच किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा, तब इंटीग्रेशन याद आप रखोगे कि चार्ज जो फ्लो होता है इंटीग्रल आई डी टी होता है, T1 से T2 तक इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेशन आई का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक हमें करना है, 2 से 4 तक, ठीक है, टाइम 2 से 4 है, ठीक है। तो ये आ जाएगी चार्ज फ्लो, ठीक है। इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये टी स्क्वायर का आ जाएगा टी क्यू बाई 3, ठीक है, टी स्क्वायर का जो आ जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस 2 का जो आ जाएगा 2 × टी। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, इस पे अलग से, इस पे अलग से, ठीक है, मान लो अलग अलग ही कर देते हैं। 2 से 4 प्लस ये आ जाएगा 2T, 2 से 4, इस पे लिमिट पुट करके सॉल्व करोगे तो वो चार्ज फ्लो आ जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गई। चिराग चला गया क्या? तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें करेंट डेंसिटी, ये क्लियर हो गया। देखो, अगर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो क्या क्या पूछ सकता है, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज निकालने के लिए तुम इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके टाइम पुट कर दोगे तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगी।
ठीक है। अगर हमें टाइम एज चार्ज एज सॉरी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहां से तुमसे चार्ज पूछेगा, है कि नहीं? क्लियर करो। यस सर। अनमोल, सुनया, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये हो गई। अगर हम करेंट डेंसिटी की बात करें, करेंट डेंसिटी, तो देखो अगर मान लो कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं हम, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, एक और कोई एरिया ले लेते हैं A3, ठीक है। तो इससे अगर मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट अगर फ्लो हो रहा है, मान लो इससे जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट तो कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे उस पर एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। करंट कहीं भी देखोगे तो वो आई ही होगा। तो करंट डेंसिटी की बात करें, इसको जे से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन के लॉन्ग ही होगा, ठीक है, या एरिया वेक्टर। तो एक एक डिफाइन एज करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जे को डिफाइन किया गया है I/A, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। तो जे देखो, अगर सेम करंट यहाँ पे इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया पे से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो कहीं भी देखोगे, इस एरिया पे देखो, इस एरिया पे, इस एरिया पे करंट तो सेम ही है, आई 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 करंट तो सभी में सेम ही होगा, क्योंकि करंट जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो चार्ज कितने टाइम पे पास कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से। वो मान लो कि एक छोटा सा एरिया है, एक बड़ा एरिया है, इससे मान लो 2 कूलम चार्ज पास किया 1 सेकेंड में, इससे मान लो 2 कूलम पास किया इस सेकेंड, तो दोनों में करंट सेम ही होगा, करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन करंट डेंसिटी जो होता है वो टर्म डिफाइन किया गया I/A, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, और ये जो है एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो करंट तो सेम होगा, इस पूरे नॉन यूनिफॉर्म एरिया में करंट आई ही होगा, लेकिन करंट डेंसिटी जो होगा वो I/A होगा, ठीक है। और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो 2/करंट होगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी I/A। तो अगर हम यहाँ पे देखें A1 A2 A2 A1 A3 A2, इसको A2 ले लेते हैं, इसको A3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो तो J सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इसमें तो हम बोल सकते हैं कि IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC, जो कि I के बराबर होगा, यानी करंट तीनों में बराबर होगा। लेकिन तुम यहाँ पे देखो जहाँ पे एरिया सबसे ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे एरिया A1 सबसे ज्यादा है, तो यहाँ करंट डेंसिटी कम होगा, क्योंकि करंट डेंसिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है। करंट डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो सबसे ज्यादा करंट डेंसिटी जो होगा J3 का होगा, फिर J2 का होगा, फिर J1 का होगा, ठीक है। यस सर। लेकिन करंट जो है वो सभी में सेम ही होगा, ठीक है, करंट जो है वो सेम ही होगा, लेकिन करंट डेंसिटी अलग अलग होंगे, है ना। तो ये हो गई, अब वही बात है, करंट स्केलर होता है बट करंट डेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो चलो, हाँ, चलो इसको रहने दो, हम लोग सीधे अपने जो भी चीज डिफाइन करने वाले उस पर आ जाते हैं। एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करें, कि मान लो कि एक मान लो कि मेरे पास क्रॉस सेक्शन वायर है, जिसको मैं कि हमने मान लो भी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो और इसका अगर लेंथ L है, ठीक है, इसका अगर लेंथ L है, तो इसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ये हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई से लो की तरफ होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा Q इंटू E, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू E ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा और Q इंटू E लगेगा, तो इस फोर्स के कारण इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स इक्वल टू E इंटू ई, और फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू ई। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा E इंटू ई बाई मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन ये आ गई, तो किसी भी टाइम पे इसको देखोगे तो टी टाइम में इसने वेलोसिटी कितना गेन कर लिया, उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ जाएगी VG, वो आ जाएगी U प्लस AT, अगर इनिशियली हम इसको रेस्ट पे ले रहे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी A इंटू टी। तो एक्सेलरेशन हमने ई बाई एम ई इंटू टाइम, ठीक है। इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि देखो कोलिजन होते रहता है, जब भी
कोई भी मेटल की बात करें तो उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब चलती है, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह या एटम से इलेक्ट्रॉन वगैरह टकराते रहता है, तो उस टकराने के एक कोलिजन के बीच जो टाइम होता है उसको हम लोग गिफ्ट रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। और उसके दौरान इसने जितना भी वेलोसिटी गेन कर लिया उसको हम लोग गिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, तो ये हो जाएगी गिफ्ट वेलोसिटी। तो ये टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो गिफ्ट वेलोसिटी ये आ गई, ठीक है। तो अगर हम गिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, यहाँ तो ये गिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है, E इंटू टाउ बाई एम, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम करेंट डेंसिटी को अगर हम गिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो इस फॉर्मूला को याद रखो, या कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हो आप, कि करेंट डेंसिटी को हम आई लिख सकते हैं, आई बाई ए, ठीक है, आई बाई ए इज इक्वल टू, ए जो है एरिया है, एन ई इंटू बी डी। तो यहाँ से करेंट जो आ जाएगा आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, यानी करेंट इज इक्वल टू एन। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो उसको एन बोलेंगे। ई जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ए का जो वैल्यू होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है, ठीक है। और वीडी को होगा गिफ्ट वेलोसिटी। तो तुम यहाँ से वीडी भी लिख सकते हो करेंट के टर्म में, कि कोई भी अगर मान लो क्रॉस सेक्शनल वायर है मान लो, ठीक है, जिसका कि एरिया तुम्हें पता है, ठीक है, और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पता है, तो उसका उसमें आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसका जो वीडी हो जाएगा वो हो जाएगा आई आई एन ई ए, ठीक है। ये जो है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। आई जो है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और भी ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है तो बोलो आप लोग। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो एक और फार्मूला आप याद रख सकते हो, इसको भी या रहने दो अभी इसको, ठीक है, या याद रख सकते हो। एक ये मोबिलिटी वाला है क्या कॉन्सेप्ट इसमें, रिलैक्सेशन टाइम तो हो गया, ठीक है, मोबिलिटी है यहाँ पे, चलो ठीक है। तो यहीं पे आ जाते हैं, देखो मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी इट इज डिफाइंड एज गिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने अगर हम गिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, गिफ्ट वेलोसिटी हमने समझ लिया क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ई, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन के पास वीडी गिफ्ट वेलोसिटी है, तो इसका जो मोबिलिटी होगा, ठीक है, मोबिलिटी ये डिसाइड करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव कर सक रहा है उस कंडक्टर में, ठीक है। तो मोबिलिटी को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, म्यू ई, ठीक है, म्यू, या म्यू से ही सिर्फ डिफाइन करो, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, या तुम इस तरह से याद रखो, वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई, गिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये फार्मूला काफी ज्यादा यूज आती है, ठीक है, तो इसको याद रखो। आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें कोई भी एक मिनट रुकिए ना। हेलो, हाँ जी, आए आए। इंटू वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई, ठीक है, तो ये हो गई। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। तो ये आ गई वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई। तो अब हम ओम्स लॉ की बात करें, ठीक है, ओम्स लॉ पे आ जाते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखना, ये ज्यादा यूज होंगे, ठीक है, वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई।
ठीक है, मोबिलिटी का। ठीक है, ये वहीं से आई है। ठीक है, तो इसको स्किप कर देना। चलो, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर या I इक्वल टू V बाई आर, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट इजी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, ये तो याद ही रहेगा आपको। ठीक है, कुछ फार्मूला जैसे कि ये है करंट डेंसिटी सिग्मा ई। ठीक है, सिग्मा क्या है आप लोग को पता है, कंडक्टिविटी। ये क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये है रेसिस्टिविटी। ये सब फार्मूला उतना याद ऐसे ये याद रख सकते हो कि रेसिस्टिविटी जो होती है, रेसिस्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, ये सब आप याद रख सकते हो। ये कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स का रिलेशन होता है। कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, क्लियर है। तो ये Yes, sir. सब छोटे छोटे फार्मूला है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखो। ठीक है, क्योंकि जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें जो है फार्मूला जो है ना, छोटे छोटे फार्मूला है वो, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखना, क्योंकि कोशिश करना कि जो भी फार्मूला है वो आप एग्जाम देने जाओ तो फार्मूला कम से कम ये याद रहे, है ना। ठीक है, जैसे कि एक म्यू इक्वल टू डी इक्वल टू म्यू इंटू ई, तो इस पे भी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं जेई की बात करें तो। ठीक है, तो बी इक्वल टू आई आर का ग्राफ जो है वो लिनियर ग्राफ ग्राफ बनता है ओरिजिन से पास करते हुए, अगर आई और बी में बनाओगे। ठीक है, आई को हमने वाई एक्सिस पे रखा है और बी को हमने एक्स एक्सिस पे, तो वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। तो इसका जो स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप जो है वो रेसिस्टेंस बताएगा। ठीक है, स्लोप जो है वो रेसिस्टेंस बताएगा, आर का वैल्यू। ठीक है, तो स्लोप जो है वो रेसिस्टेंस बताएगा हमें। ठीक है, चलो, और स्लोप जो होता है वो हमेशा, स्लोप होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। स्लोप जो होता है, स्लोप वो हमेशा टेन थीटा के इक्वल होगा। जैसे कि अगर मान लो थीटा 45 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, अगर थीटा 45 डिग्री बन रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो स्लोप है वो 1 है। ठीक है, स्लोप जो है वो 1 है, क्योंकि टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। और हम फिर वहां से ये भी बोल सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो भी 1 ओम का है कि नहीं। क्लियर है। यस Yes, सर। sir. ठीक है, कि अगर मान लो कि ऐसा बोले कि ये 45 डिग्री बना रहा है, आई और बी का ग्राफ है, तो इसका रेसिस्टेंस बताओ, तो टेन थीटा जो हो जाएगी 1045। ठीक है, स्लोप जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, स्लोप का वैल्यू। ठीक है, तो स्लोप 1 हो गई तो रेसिस्टेंस भी 1 ओम हो जाएगी। तो इस तरह से याद रखना आप लोग। ठीक है, तो अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। रो जो होता है वो रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यहीं से जो करें V इक्वल टू आई आर आया, तो मैंने I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो ये मत समझना कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, R इक्वल टू V बाई आई, तो ये मत समझना कि V और I चेंज हम करेंगे तो उससे रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रेसिस्टेंस जो है वो R जो है वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो यहाँ से आगे लिखा हुआ है डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ, यार क्या हो गया ये। हाँ चलो, ये मैं इसको एडिट कर दूंगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल डायमेंशन, ये मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज मटेरियल। ठीक है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे ही कुछ ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मटेरियल सेम रखे, टेम्परेचर सेम रखे, तो कोई भी डायमेंशन का मटेरियल लोगे तो आपका रेसिस्टिविटी जो रो होगा वो सेम ही होगा।
अगर मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो कोई भी डायमेंशन का तुम्हारे पास मटेरियल होगा, ठीक है, कोई भी डायमेंशन का, तो उसका जो है रेसिस्टिविटी जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो रो जो है वो सेम। हाँ, लेकिन डायमेंशन पे क्या डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए, वो डायमेंशन, लेंथ और एरिया जो डायमेंशन का ही पार्ट है, तो लेंथ चेंज करोगे या एरिया चेंज करोगे तो डायमेंशन उसका चेंज होगा, तो आर चेंज होगा, ठीक है। आर जो है वो डिपेंड करता है रो पे, एल पे और ए पे, यानी रेसिस्टिविटी पे और डायमेंशन पे, ठीक है। आर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, ठीक है। तो आर जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर का। कंडक्टर के लिए अगर देखें तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी जीरो डिग्री सेल्सियस। यानी कि आर नॉट है ना, ये आर नॉट जो है वो रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आर नॉट जो है वो रेसिस्टेंस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। और आर जो है वो जिस भी टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे अगर मान लो हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो टी टेम्परेचर है, ठीक है। और ये माइनस टी जीरो, ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेंगे तो जीरो मतलब तो इसको आप जीरो भी रख सकते हो, हम डिफरेंस लेते हैं तो सेल्सियस केल्विन कुछ भी लोगे तो वही आएगा। तो आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी में फाइनल इनिशियल टेम्परेचर हमेशा जीरो होगा, ठीक है। और अल्फा जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। अल्फा जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ से देखो, जैसे जैसे अल्फा कंडक्टर के लिए जो होता है, कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो अल्फा पॉजिटिव होता है, अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो कंडक्टर के लिए देखो, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, अल्फा पॉजिटिव है तो आर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आर जो है वो इंक्रीज करेगा कंडक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आया टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आर इंक्रीज होगा। और ये फार्मूला याद रखना, यहाँ पे जो आती है आर नॉट, या जो यहाँ पे तुम्हें आर वन लिखा हुआ है ना, वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस का रहता है। तो आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा की, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस की अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है वो निगेटिव होता है। तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस जो है वो घटेगा, क्योंकि आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये टर्म निगेटिव होता है, तो आर वन माइनस समथिंग आएगा, ठीक है, वन माइनस समथिंग। तो जैसे जैसे ये पूरा टर्म बढ़ेगा, ठीक है, तो आर जो है वो घटेगा, ठीक है, आर जो है वो घटेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है रेसिस्टेंस जो है वो घटती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर लिया, आई इक्वल टू 3t² प्लस 4t³ वेयर आई इज इन एम्पियर एंड टी इन सेकेंड, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड इज, ठीक है। यस सर। तो देखो, वही है चार्ज फ्लो। तो चार्ज फ्लो जो होता है इंटीग्रल आई इंटू डी टी, आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू यहाँ पे लिया गया है 3t² प्लस 4t³। तो क्यू जो आ जाएगी, इंटीग्रल टाइम का वैल्यू भी बोला है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो लिमिट जो होगा 1 से 2। और आई जो होगा 3t² प्लस 4 इंटू टी तो इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो 3 तो बाहर आएगा, t² था t³/3 प्लस 4 बाहर आएगा, t⁴ है ना, क्यू है ना, तो t⁴/4, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, t³ 1 से 2 प्लस t⁴ 1 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ना, देखो तो वैल्यू पुट करोगे तो देखो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस
2 का पावर 4 -1 के पावर 4, ठीक है। लिमिट पुट करने आता है ना सभी को? हाँ जी, यस सर। ये 2 का Yes, sir. 4 16 हो जाएगा ना, तो 7 + 15, ठीक है, 22 एम्पियर कूलम, है ना? बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये आ गई। फिर यहाँ पे देखो आई दे दिया है, चार्ज फ्लो, तो ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं फरवरी 24 अटेम्प्ट में जेईमेन। ये क्वेश्चन देखो जेईमेन 29 जनवरी, सेम क्वेश्चन, आई इक्वल टू आई नॉट प्लस बीटा इंटू टी। देखो आई नॉट का वैल्यू 20 है, बीटा 3 है, ठीक है, तो आई नॉट का वैल्यू 20 है और बीटा है 3 इंटू टी, तो ये करेंट हो गया। फिर हमसे चार्ज पूछा है इन द वायर, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट क्रॉस थ्रू सेक्शन ऑफ वायर। तो देखो हमें टाइम यहाँ पे नहीं बोला कि कब से कब लेना है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बीटा प्लस है या इन इज इन, टाइम नहीं बोला है क्या? अल्फा प्लस बीटा टी, बीटा दे दिया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस थ्रू द वायर। टाइम तो बोलना चाहिए था, इसमें कुछ गलत है लगता है शायद, या कभी कभी ऐसा देता है ना कि जब तक तब तक निकालना है जब तक कि करेंट जीरो ना हो जाए, लेकिन इस केस में तो करेंट जीरो होगा नहीं, यहाँ प्लस ले लिया है। देखो मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कभी कभी टाइम नहीं देगा, इसमें तो टाइम देना चाहिए क्योंकि इसमें करेंट जीरो नहीं हो रहा। कभी कभी तुम्हें टाइम नहीं देगा, तो टाइम नहीं देगा तो तुम इनिशियल टाइम जीरो ले लेना और एक टाइम लेना, जैसे कि मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि आई इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी, ठीक है, तो हमें जो करेंट होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा माइनस बीटा टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया, तो टाइम हम ऐसा लेंगे कि टी इक्वल टू जीरो से लेकर तब तक का टाइम लेंगे जब तक कि करेंट जीरो ना हो जाए। तो करेंट जीरो कब हो रहा है, तो करेंट जीरो कब हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से करेंट जीरो कब होगा, तुम आई को जीरो पुट करोगे, तो आई को जीरो पुट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा टी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टाइम जो आ जाएगा अल्फा बाई बीटा आएगा, ठीक है। तो तुम जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट पुट करना जीरो से लेकर अल्फा बाई बीटा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने गलती ये कर दिया है, यहाँ पे इसने गलती ये कर दिया, हाँ जी समझ आया चिराग, सुनिए आप लोग को। तो Yes, यस। sir. यहाँ पे हाँ, इसने गलती ये कर दिया है कि बीटा का वैल्यू भी प्लस ले लिया, तो करंट तो कभी जीरो होगा नहीं, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तुम जीरो करोगे तो यहाँ से टाइम जो आ जाएगा -20/3, टाइम तो कभी निगेटिव होता नहीं। अगर यहाँ पे बीटा को ये माइनस ले लेता तो ये माइनस आ जाती, अगर माइनस लेता तो टाइम आ जाती 20/3 है कि नहीं? तब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे टाइम शायद ये मिस कर गया, ठीक है, वायर 1 सेकेंड में करके देखे, 1 सेकेंड में कितना होगा, नहीं यार ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो 1 सेकेंड का तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये समझ गए लॉजिक क्या होगा? Yes, sir. चलो चलो, हाँ जी, तो ये याद रखना कि रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी और सेमी कंडक्टर का जो ग्राफ है, कंडक्टिव रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का, वो इस तरह से बनेगा कि रेसिस्टिविटी वो जो होता है नॉन लीनियर बनता है, अगर हम आर इक्वल टू रो और टेम्परेचर का, है ना, ठीक है, समझ गए? यस सर। यहाँ पे चार्ज बोला है अल्फा बीटा कांस्टेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ करेंट इज, ठीक है, जेईमेन 30 जनवरी 2023। जो क्यू का वैल्यू है वो दे दिया है, क्यू दिया है ना, हाँ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ करेंट, तो क्यू से तो आप पहले करेंट निकाल लोगे और करेंट का फिर मिनिमा निकालना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा आप पढ़े होगे। तो मैं यहाँ पे अगर करने का कोशिश करूँ तो क्यू इज इक्वल टू है ए टी माइनस बी टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यू, ठीक है। तो क्या हुआ,
चलो, यस सर। तो ए टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यू। तो यहाँ से करेंट जो हो जाएगा वो डी क्यू बाई डी टी होगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो करेंट आ जाएगा अपने पास। तो करेंट जो आ जाएगा ए टी का तो 1 हो जाएगा माइनस 2 बीटा इंटू टी प्लस 3 गामा इंटू टी स्क्वायर, है कि नहीं। ये करेंट आ गया। लेकिन हमें करेंट पूछा कब है, ठीक है। तो अल्फा बीटा और कौन सा मिनिमम वैल्यू ऑफ करेंट इज, ठीक है। तो करेंट का हमें मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो करेंट तो ये आ गया, करेंट जो है मेरे पास ये आ गया, आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा इंटू टी स्क्वायर। ये करेंट आ गया। तो किस टाइम पे हमें करंट निकालना है ये हमें नहीं बताया, लेकिन हमसे बोला है कि मिनिमम करंट। तो कोई भी चीज का तुम मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए अगर तुम क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करोगे। तो डी आई बाई डी टी करो, डी आई बाई डी टी करके जीरो पुट करोगे, और तो वहां से तुम्हें टाइम आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा का तो जीरो, इसका हो जाएगा 2 बीटा और इसका हो जाएगा 6 गामा टी, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर तुम जीरो पुट करोगे तो यहाँ ये जीरो पुट करोगे तो यहाँ से तुम्हें टाइम आ जाएगा। तो ये देखो 2 माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा टी इक्वल टू जीरो, यानी कि 2 बीटा इक्वल टू 6 गामा टी, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा तुम्हारे पास, टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा बीटा बाई 3 गामा, है कि नहीं। बोलो। यस सर। अब तुम इस टाइम को यहाँ पे पुट कर दो तो ये मिनिमम करेंट आ जाएगा। इस टाइम को तुम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे ना, इस टाइम को, तो देखो यहाँ पे इसने किया था, टाइम जो आ गया ये आ गया, और उस टाइम को तुम वहाँ पे पुट कर दोगे। मेरे पास जो करेंट का फॉर्मूला आया था, आई इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बीटा की प्लस 3 गामा इंटू टी स्क्वायर, यही था ना। चलो, इसमें टाइम को पुट कर दो, टाइम पुट करके सॉल्व करो तो करेंट आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो। फिर यहाँ से गिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिक सर्किट इज वीटी। द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर विथ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। देखो मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, बट डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया। द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम, द न्यू गिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है। तो देखो क्या क्या सेम है इसमें, अप्लाइड वेलोसिटी वगैरह, अप्लाइड वोल्टेज को सेम रखा है यहाँ पे। द न्यू गिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है। तो गिफ्ट वेलोसिटी को हमने जो लिखा था, मटेरियल सेम है, ठीक है। मटेरियल सेम है, वोल्टेज रिमेन सेम है, ठीक है। तो वोल्टेज अगर सेम रहेगा, लेंथ भी सेम है, ठीक है। तो देखो हमने वी को लिखा था, वी इक्वल टू ई इंटू ई बाई मास इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं वी बाई डी, ठीक है, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, या वी बाई लेंथ अगर एल लेंथ का कंडक्टर है तो, ठीक है। इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, ठीक है, अगर लेंथ एल है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वो आ जाएगा ई बाई ई इंटू एल, है ना। तो ई जो आ जाएगा वी बाई एल, है ना। तो गिफ्ट वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं, वी इक्वल टू ई के जगह वी बाई एल लिखो तो ई वी बाई एम इंटू एल इंटू टाउ, ठीक है। अब देखो मेरे पास रिलेशन आ गया। अब क्या क्या सेम है देखो, भी पोटेंशियल सेम है, अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम, यानी ये सेम है। ई सेम रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होगा, लेंथ भी सेम है, टाउ भी सेम ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो तुम, जो गिफ्ट वेलोसिटी है वो एरिया पे तो यहाँ से पता नहीं चला कि डिपेंड ही नहीं कर रही है। यहाँ पे गिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये आ गया ना। हाँ जी, यस सर। ठीक है। वो करंट वाला तुम अलग देखना, ठीक है। करंट वाला तुम्हें एक मिनट, क्या करंट से देख ले क्या, करंट ये से सही नहीं रहेगा, चेक करना। हम देखो वी डी इक्वल टू, आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, ठीक है। तो यहाँ से वी डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा आई बाई एन ई ए
आई बाई एन ई ए, ठीक है। अब देखो आई को हम लिख सकते हैं, करेंट को लिख सकते हैं वी बाई आर, ठीक है। आई को हम लिख सकते हैं वी बाई आर, और वी आर को हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो आई जो आ जाएगा वी ए बाई रो एल, ठीक है। तो आई के जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो वी डी जो आ जाएगा वो 1/n/e/a, और आई के जगह वी ए बाई रो एल। सेम चीज वहीं वहां से भी आ रही थी, देखो वी डी इक्वल टू वी बाई एन ई रो एल, और वहां से भी तुमने देखा था, वहां से भी कंपेयर हमने किया था, तो वहां से भी पता चल रहा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर पोटेंशियल के टर्म में हम बात करें तो वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी देखो वी डी का वैल्यू ये आ गया, पोटेंशियल एन ई रो एल। देखो मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम होने से क्या होगा, रो सेम हो जाएगा, रेसिस्टिविटी सेम हो जाएगा, एन सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल सेम होने से ये भी सेम, ये भी सेम। पोटेंशियल तो इसने सेम बोल ही दिया, ठीक है, और एल भी इसने तो सेम ही बोल दिया, सेम लेंथ है। और ई का, ई तो दोनों के लिए सेम ही होगा, ई तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो वी आया वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया आया, है ना। यस सर। ठीक है, तो एरिया चेंज करने से वो वी चेंज नहीं होगा। तो सिचुएशन देखो हम कब कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेरिजन हो सकता था कि तुम्हें यहाँ करेंट सेम करके कंपेयर करवा ले, तो करेंट अगर सेम रखेगा तो वी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, है ना। लेकिन इसने पोटेंशियल सेम रख के कंपेरिजन करने को बोला, तो हमें जो वी है उसको एज ए पोटेंशियल के टर्म में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, पोटेंशियल लेंथ वगैरह के टर्म में, क्योंकि ये सब जो चीजें इसने दी है उसी टर्म में लिखना पड़ेगा, है ना, कंपेयर करने के लिए। अजय क्लियर है, चिराग, हम, Yes, अनमोल, sir. सुनेहा, ठीक है। तो कभी भी जो फार्मूला है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला से, कोई भी मेन फार्मूला से कंपेयर नहीं कर देना। तो उसमें आप समझना, सोचना कि क्या क्या चीजें गिवन है, हम कब कंपेयर कर सकते हैं, जो कंडीशन गिवन है उस फॉर्म में हम लाए उस फार्मूला को, तब कंपेयर करना, ठीक है। तो कंपेयर करने के तो एक तो ये आ गया था, और एक मैं जो पीछे किया था पहले, इससे पहले जो हमने रफ किया, वो भी किससे, दोनों से सेम ही आ रही थी, है कि नहीं। दोनों से जो है वो एरिया से इंडिपेंडेंट ही आ रही थी। ओके, क्लियर है। Yes, sir. सर जो पहले रिलेशन कराया था वो दिखाना सर। ये मैं तो लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने पहले लिखा था वी डी इज इक्वल टू, जो कि मैंने वहां से जब सबसे स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रूव किया था, तो वी डी इज इक्वल टू, ठीक है, वी डी इज इक्वल टू आया था ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। और ई को हम लिख सकते हैं वी बाई एल, ठीक है, पोटेंशियल बाई लेंथ। तो यहाँ से जो वी डी आ जाएगा वो ई इंटू वी बाई एम इंटू एल अपॉन टाउ। तो यहाँ पे देखो कहीं भी एरिया नहीं है, ई का वैल्यू सेम है, पोटेंशियल सेम है, मास सेम रहेगा, लेंथ सेम है, और टाउ भी सेम रहेगा अगर मटेरियल सेम है तो, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह सेम है तो, ठीक है। यस सर। तो फाइंड द करंट इफ ए चार्ज क्यू लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द सर्किल। अच्छा, मैंने ऐसा बहुत बताया कि मान लो कि एक चार्ज जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके कारण करंट क्या होगा, ठीक है। तो करंट जो होता है आई, वो क्यू बाई टी होता है। तो चार्ज तो क्यू है, चार्ज इसमें क्यू बोला है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, तो टाइम जो होता है, टाइम पीरियड, ठीक है, वो उसी को हम लेंगे, टाइम पीरियड जो होगा। अगर भी के टर्म में पूछे, अगर स्पीड दिया रहेगा तो स्पीड के टर्म में टाइम जो आ जाएगा वो 2πr बाई भी, जो कि पूरा डिस्टेंस 2πr चलेगा। अगर हमें ओमेगा के टर्म में चाहिए तो टाइम जो आ जाएगा 2π बाई ओमेगा। तो हमें यहाँ पे ओमेगा गिवन है, ठीक है, तो ओमेगा गिवन है, तो ओमेगा के टर्म में टाइम जो आ जाएगा ये, तो क्यू बाई टाइम, तो क्यू बाई टाइम 2π बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आई आ जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2π, है ना। ये हमने मैग्नेटिज्म वगैरह में भी किया था, है कि नहीं। अब देखो हम इस पे करते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए पे, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर आर इफ द मेटल मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन न्यू रेसिस्टेंस विल बी।
तो देखो होता क्या है कि अगर तुम मेल्ट करके फिर से नया लेंथ का बनाओगे, ठीक है, तो उसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर तुम ऊपर नीचे एल एल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। तो तुम करोगे के बड़ा करोगे तो उससे क्या होगा, लेंथ होगा, एरिया चेंज होगा, ठीक है, लेंथ और एरिया चेंज होगा। लोग समझ रहे हैं क्या? सर हेलो। आपकी वॉइस लैग हो रही है। ओके, आपकी हाँ वॉइस लैग हो रही है सर। हाँ, वो नेट चला गया था थोड़ा, ठीक है, चलो ठीक है। तो आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो तुम लेंथ वगैरह चेंज करोगे उससे एरिया वगैरह चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो तुम यहाँ से लिख सकते हो आर जो है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आर जो है वो लेंथ के स्क्वायर से। तो ये सब जो फॉर्मूला है ना, वो मेल्ट करके, अगर मान लो कोई वायर है उसको मेल्ट करके फिर दूसरा से दूसरे कोई लंबा वायर बना है या छोटा वायर बना है, ठीक है, या मान लो कि वायर को स्ट्रेच करके बड़ा कर दे, तो उस सब केस में ये तुम लगा देना आर, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है आर जो एल बाई है। तो स्ट्रेचिंग के केस में या मेल्टिंग के टाइम केस में तुम आर को जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर कर सकते हो। तो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर आर ओम इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू एन टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, यानी लेंथ को एल से लेकर एन एल कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर इनिशियल रेसिस्टेंस आर इक्वल टू सम कांस्टेंट एल स्क्वायर था, तो फाइनल रेसिस्टेंस आर डैश जो हो जाएगा वो सम कांस्टेंट इनटू एन एल का स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करोगे तो आर बाई आर डैश इज इक्वल टू के एल बाई के के एल स्क्वायर बाई के एल स्क्वायर इंटू एन, ठीक है। तो ये तो आर बाई आर डैश इक्वल टू एन आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखो आर डैश जो है आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आर, ठीक है, एन स्क्वायर आएगा ना, है कि नहीं। तो होता क्या है कि मान लो कि तुम कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, तो उसका अगर रेसिस्टेंस पहले आर था, अब इसका तुम लेंथ को डबल कर रहे हो, तो डबल करोगे तो जो रेसिस्टेंस हो जाएगा डबल का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसके लेंथ को तुम ट्रिपल कर रहे हो, 3 टाइम्स कर रहे हो, तो 3 का स्क्वायर यानी उसका रेसिस्टेंस जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स कर रहे हो तो रेसिस्टेंस 16 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग वगैरह के केस में जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, ऐसे लिख सकते हो आर फाइनल इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर हो जाएगा, है ना, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, यस तो ये सर। सब अपने किया भी होगा। यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट जेईई मेंस में पूछ लिया था। एनसीईआरटी में देखोगे तो जहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है वहाँ पे ये दिया हुआ है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर 5 ओम, इट इज इट्स न्यू रेसिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच, नहीं ये नहीं है, तो 5 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। यानी 5 टाइम कर रहे हैं, तो अगर आर मान लो 5 ओम था जब लेंथ एल था, तो फाइनल क्या हो जाएगा, आर फाइनल वो हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर यानी 5, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, बोलो। यस सर। तो 125 ओम हो जाएगा ना, यही होगा ना। ये जो आर होता है Yes. वो एन स्क्वायर टाइम्स आर होगा ना, आर फाइनल, ठीक है। A wire of resistance 160 ohm is melted and drawn in a wire of, देखो अब 1/4 कर दिया गया, ठीक है, अब वायर को लेंथ को 1/4 कर दिया गया। तो जो नया आर फाइनल जो हो जाएगा वो पहले 160 था और 1/4 का स्क्वायर, है ना, बोलो। Yes, sir. तो ये 10 ओम हो जाएगा ना, ये
क्लियर है? Yes, sir. तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। चलो हाँ, ये तो रेसिस्टेंस का हो गया पूरा। हाँ, तो और भी जो भी मैं होमवर्क भेजूंगा ना उसको सॉल्व कर लेना। चलो मैं दो थोड़ा थोड़ा ये लॉ देख लेते हैं, उसके बाद इसको फाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा करना है हम लोगों को। क्या तो चलो, देखो किचर्स करेंट लॉ की अगर बात करें, किचर्स करेंट लॉ की अगर हम बात करें, तो करेंट लॉ क्या कहता है, किसी जंक्शन पे मान लो बहुत सारे करंट आ रहे हैं और बहुत सारे करंट जा रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, ठीक है। ये तीनों I1 I2 I3 जो है वो आ रहा है, और I4 I5 जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो इनकमिंग करंट, ठीक है, करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है, ठीक है। तो इनकमिंग करंट जो होगा उसका सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट यहाँ पे है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I4 प्लस I5, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल है, आप लोग को पता ही होगा ये, ठीक है। फिर किचर्स वोल्टेज लॉ का क्या कहता है कि किसी भी एक लूप में तुम घूमेंगे तो उसमें जो पोटेंशियल का है नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। किसी भी लूप में तुम एक पूरा राउंड सर्कल लगाओगे तो मान लो कि मेरे पास ये है, ठीक है, एक ऐसा है, मान लो ये, मान लो R1 R2 R3 R4, इसमें मान लो कि I करंट फ्लो हो रहा है, सभी में पूरे में ऐसे I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो तुम इसमें एक क्लोज लूप में तुम घूमोगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से A से लेकर फिर A पे ही आऊंगा, ठीक है, A से लेकर फिर A पे ही आऊंगा, ठीक है। तो पूरे में क्या होगा, वो पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी VA माइनस VA फिर करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से शुरू करें, VA माइनस करेंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो माइनस I इंटू R1, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस I इंटू R2, फिर यहाँ से माइनस I इंटू R3, ठीक है। ये 4 था, वो 1 था, ए हम इसको ले लेते हैं, माइनस I इंटू R4। और फिर तुम यहीं पे आ जाओ, यहाँ से घूम कर तुम फिर यहीं पे आ गए, तो इज इक्वल टू फिर VA लिख देना होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू किए फिर यहीं पे आ गए तो इक्वल टू VA, ठीक है। तो तुम फिर VA माइनस VA करोगे, इसको तुम इधर ले आओ और इस सबको इधर ले जाओ, तो IR1 प्लस IR2 ये सब प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर जाएगा, तो प्लस IR3 प्लस IR4, और ये VA माइनस VA है, सेम पोटेंशियल पे होगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में। अगर करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो जैसे हमने प्लस यहाँ पे माइनस किया तो वो प्लस आ जाएगा। जैसे कि मान लो तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल का इंक्रीज होगा वो होगा प्लस I इंटू R3, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ प्लस I इंटू R2, ठीक है। हाँ जी, यस सर। ठीक है। जैसे तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बतला दो, VA माइनस VB पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो देखो यहाँ पे करंट 2 एम्पियर है, ठीक है। अब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ये VA, ठीक है, माइनस, देखो करंट के डायरेक्शन में जा रही है इसलिए हमने माइनस लिखा, माइनस I इंटू R, ठीक है। I जो है वो 2 है और R जो है वो 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं बैटरी बीच में आ गया, तो बैटरी को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो बैटरी में देखो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। बड़ा वाला जो लाइन रहता है वो हाई पोटेंशियल को डिनोट करता है, छोटा वाला जो लाइन होता है वो लो पोटेंशियल को। तो हम हाई से लो जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप करोगे तो वो माइनस आएगा, है ना। कितना से ड्रॉप कर रहे हैं, 3 वोल्ट से ड्रॉप कर रहे हैं तो -3। फिर यहाँ पे भी देखो करंट एक सिंगल वायर है तो इसमें सेमी करंट जाएगा, यहाँ भी 2 एम्पियर ही आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस I इंटू R1 इज इक्वल टू VB। हम फिर यहाँ पे फाइनली पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ से देखो VA -4 -3 -
2 इज इक्वल टू वी बी। तो इसको सॉल्व करोगे तो वी ए माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू वी बी। अब हमें वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो +9 वोल्ट। क्लियर है। ये देखो ये आप लोग को याद होगा रेसिस्टेंस सीरीज पैरेलल। तो सीरीज में जो होता है वो पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है। और पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। करंट निकालो, आर इक्विवेलेंट निकालना चाहोगे तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा R1 + R2, ठीक है। और करंट निकालना चाहोगे, जो करंट इससे फ्लो हुआ तो करंट इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा, तो पोटेंशियल जो डिवाइड होगा R1 के इधर V1 होगा, तो V1 का वैल्यू हो जाएगा ऐसे भी निकाल सकते हो I × R1, और V2 जो हो जाएगा वो I × R2। अगर तुम करंट निकाल दियो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर करंट नहीं निकालोगे तो तुम ऐसे लिख सकते हो V1 जो हो जाएगा R1 × V/R1 + R2, V2 जो हो जाएगा R2 × V/R1 + R2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी V1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो V1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 है, ठीक है, क्योंकि V R1 R2 है, और V2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। आर इक्विवेलेंट ये लिख सकते हो, या अगर दो ही है तो दो के केस में जो आर इक्विवेलेंट होते हैं वो होते हैं R1 × R2 दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम, ठीक है। दो के केस में हमेशा इस तरह से यूज करोगे। इसमें क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल वोल्टेज जो है दोनों में सेम ही रहते हैं। अगर V वोल्टेज अप्लाई किया गया तो इसमें भी V होगा, इसके पास भी V, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। करंट जो डिवाइड होते हैं इस पे देखो नीट वगैरह में, जेईई मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं तो डिवीजन वाले। तो करंट का डिवीजन जो होता है, जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस का होता है। यानी I1 आएगा ना, I1 करंट निकालोगे तो ऊपर में R2 आएगा, ठीक है, नीचे में तो दोनों का सम रहेगा। I2 निकालोगे तो ऊपर में R1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस दोनों को देख लेना, ठीक है। और मैं यहाँ से देखो, सिंपली तुम लिखना चाहते हो ना तो लिखना कोई इजी ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा। तुम देखो I1 लिखना चाहते हो तो ऊपर में तो टोटल करंट जो इससे निकला, ठीक है, करंट टोटल जो आएगा I = V/R इक्विवेलेंट, ये तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो जो करंट बैटरी ने सप्लाई किया I1 लिख रहे हो तो ऊपर में R2/R1 + R2, ठीक है, नीचे में सम ही आएगा। फिर तुम I2 लिखना चाहते हो तो टोटल करंट इंटू R1, ऊपर में R1 आ जाएगा, R1 + R2, ठीक है। तो नीट वगैरह में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है, कि एक वायर था एल लेंथ का वायर था, उसको 5 भाग में कट कर दिया इक्वली, ठीक है। 5 वायर बना दिया मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, और पांचों को देखो वायर कट करने से क्या होगा, लेंथ कम होता है, ठीक है। लेंथ Ly5 हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि लेंथ R = ρL/एरिया, ठीक है। कट करने से तो एरिया चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो लेंथ चेंज होगा, तो लेंथ चेंज होने से क्या होगा कि रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो सभी का जो रेसिस्टेंस कट करोगे ना तो ये R/5 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 और R/5, और इस सभी को पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। तो पैरेलल में अगर n इक्वल वायर को जोड़ोगे ना, n इक्वल रेसिस्टेंस को, ठीक है, n इक्वल रेसिस्टेंस को तुम पैरेलल में जोड़ोगे ना तो उसका जो R इक्विवेलेंट आ जाता है R/n, ठीक है। अगर एक का R है R, ठीक है, तो R/n आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो एक का तो R/5 है, ठीक है, और 5 इक्वल भाग में बांटा गया यानी R/, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लियर है। यस सर। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ठीक है, इसमें भी कट किया गया है और किस तरह से ज्वाइन किया गया आप कर लेना इसको। यहाँ पे करंट पूछा, ये सब हो जाएगा ना। हाँ जी, ये डिवीजन वाला, यस सर। यहाँ पे करंट डिवीजन का है, ठीक है। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो चलो ये सब कर लेना। इसमें आगे वीटस्टोन ब्रिज भी होगा, इसको अभी छोड़ देना, ठीक है।
इसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सेल से, ठीक है। ये सब कर लेना आपसे, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे भेज देना। वेट स्टोन का कंडीशन देख लो, वेट स्टोन में R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 आ जाए तो बीच वाले का इसका कोई काम नहीं रहता, ठीक है। तो ये वेट स्टोन ब्रिज का कंडीशन है, ठीक है। चलो करंट की अगर बात करें ना इलेक्ट्रिसिटी की, तो इजी चैप्टर है, ठीक है। ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है और क्वेश्चन भी इजी आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अजी बताओ, स्कूल तो अभी नहीं जा रहे हो ना कोई? अजी नो चिराग, सर। कितने देर सेल्फ स्टडी कर लेते हो? अजीत, चिराग, अनमोल, कमलप्रीत, स्नेहा, कितने देर कर लेते हो सेल्फ स्टडी? सर टाइम मिलता है सर 4-5 घंटे तो। देखो, अब जो भी अपना काम है, मान लो कि जो भी करते हो, ठीक है, खाना खाना, सोना, नहाना, ठीक है, जो भी काम करते हो वो करने के बाद जितना भी टाइम मिल रहा है, ठीक है, वो सब काम करने के बाद जो भी टाइम है आपके पास उसको पढ़ने में लगाओ, ठीक है, सेल्फ स्टडी में लगाओ, क्लास करने में लगाओ। क्लास तो 3-4 घंटे होती है, सेल्फ स्टडी ही मेजर है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना बेनिफिट होगा, है ना। तो जो भी अपने जो भी डेली के काम है, ठीक है, उस काम को करो, ठीक है, और जो भी टाइम बीच में हो रहा है, ठीक है, उसको पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जितना भी टाइम बचा है उसको पढ़ने में लगाना है कि नहीं? अजी, चिराग, ठीक है। चलो ठीक है, तो ओके, 10 मिनट में अगले क्लास शुरू होंगे। चलो बाय। तो कल भी इलेक्ट्रिसिटी ही होगा, करेंट ही होगा कल, ठीक है। चलो बाय। बाय सर। सॉरी बाय सर। बाय बाय। सर। बाय बाय।